आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। बाजार की तमाम उथल पुथल को दरकिनार करते हुए रिटेल निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में जमकर निवेश किया है। जुलाई में एसआईपी से निवेश के आंकड़े 28,464 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। वहीं पूरे निवेश में नए एनएफओ ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का योगदान दिया है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे म्यूचुअल फंड में इस बढ़ते भरोसे का और साथ ही बात करेंगे बाजार में आए फैक्टर इन्वेस्टिंग पर आधारित एक नए फंड की। हमारे साथ चर्चा में शामिल है, स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड के हेड श्वेता रजानी और कोटक महिंद्रा एएमसी में फंड मैनेजर रोहित टंडन। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहद ही खास दिन है आज, क्योंकि हम जिस तरीके से लीप्स एंड बाउंड एक प्रोग्रेस देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ वॉलेटाइल मार्केट्स। समझने की ज़रूरत है दोनों ही एक्सपर्ट से कि क्या बताता है ये। सबसे पहले एक नया कीर्तिमान 28,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी, उसके बाद एयूएम जो कि 75 लाख करोड़ से ज़्यादा का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हो गया है। इस बार अराउंड 80% से भी ज़्यादा का जो जंप है वो इक्विटी फंड के हमने इनफ्लो में आते हुए देखा है। तो कई मायनों में जो जुलाई का महीना है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास रहा है। श्वेता, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से इस वॉलेटाइल बाजार में भी रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड पर भरोसा बरकरार है, क्या समझे इससे? जी सर जी, जैसे आपने कहा, देखिए वॉलेटाइल रहा है मार्केट, लेकिन पिछले कुछ महीने में अगर हम देखें तो काफी नेगेटिव न्यूज भी रही है ग्लोबल मार्केट में। लेकिन इंडिया एज एन इकोनॉमी हम डटे रहे हैं। हमने शेयर मार्केट में अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो लार्ज कैप ने करीबन 2 से 3% का रिटर्न दिया है। मिड स्मॉल कैप ने इस वॉलेटाइल मार्केट में, जब आपने ग्लोबली भी काफी उतार चढ़ाव नेगेटिव न्यूज देखे हैं, मिड स्मॉल ने 7 से 8% का रिटर्न दिया है। फंडामेंटली अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से तो इंडिया का जो हम एक रियल जीडीपी का 6.5% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लग रहा है हम उस सही रास्ते पे चल रहे हैं। अर्निंग्स अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, रिजल्ट सीजन भी चल रहा है एंड काफी कंपनियों जहां पे रिजल्ट आई है काफी हद तक जो एक्सपेक्टेशन थी उससे लग के आई है। तो अगर हम फंडामेंटली देखें तो सही सब कारण है कि एक निवेशक का इक्विटी की ओर जो भरोसा है वो बढ़े, और वही हम फ्लोज में देख रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों को तो एक बात हो गई, लेकिन पिछले 3-4 साल में भी जो इक्विटी की परफॉर्मेंस रही है, काफी ग्लोबल इश्यूज आए हैं, मैक्रो इश्यूज हमने देखे हैं, लेकिन सबके बावजूद इक्विटी की जो रिटर्न है वो एक निवेशक समझ गया है कि अगर आप लंबे समय तक टिके रहें तो इक्विटी ऐसा मार्केट है कि आपको 11-12% की रिटर्न तो दे सकता है लंबे समय में। वहीं पर अगर आप उसे डेट से कंपेयर करें तो डेट में आप चाहे एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, 6 से 7% की रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि हाँ, इक्विटी में पैसा आ रहा है एंड म्यूचुअल फंड की भी जो प्रदर्शन रही है, देखा गया है कि अगर आप अच्छे फंड्स में हैं तो मार्केट से 2 से 4% ज्यादा रिटर्न तो म्यूचुअल फंड्स ने दे दी है। तो वो एक ऑब्वियस चॉइस बनते जा रहा है। और दूसरा मैं कहूंगी अवेयरनेस जो है आज के दिन पे म्यूचुअल फंड्स की, जो हम इन्वेस्टर एजुकेशन के थ्रू कैंपेनिंग हो रही है, उसके वो भी एक कारण है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में। और इसीलिए हमने जो जुलाई के महीने में आंकड़े देखे, वो भरोसा झलक रहा है एक निवेशक का वहां पर। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है म्यूचुअल फंड में। मैं रोहित आपसे कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फ्लरिश होते हुए देखा है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 मंथ्स, बाजार में वॉलेटिलिटी रही है। वी नो जिस तरीके से टैरिफ का रही, बाजार ने भी उस तरीके से किया। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो एक अलग सा जो बिहेवियर है वो भी साफ देखने को मिला है। एट द सेम टाइम जो हमने जून में देखा था रोहित, जो न्यू फंड्स आए थे उसमें बहुत ही कम रिस्पांस रिटेल निवेशकों का आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें देखने को मिला।
जुलाई में इट बाउंस बैक एंड हाउ? तो मुझे बताइए आप ज़रा, ये क्या एक बड़ी वजह हो सकती है कि एनएफओ के ज़रिए भी अराउंड 30,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और बाकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी जो 80% से ज़्यादा का इंक्रीज आया है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ये बात सही है कि इस बारी का नंबर काफी अच्छा है और काफी बहलाने वाला है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सिप का फ्लोज कंसिस्टेंटली रहा है और बढ़ा ही है। और सिप का जो पैसा है वो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आता है। बाकी जो पैसा है जो लमसम में आता है वो कुछ महीने आता है, उसके बाद शायद थोड़ा सा रुक जाता है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। पर जो सिप वाला इन्वेस्टर है उसको विश्वास है, नंबर एक, इकोनॉमी पे, दूसरा हम जैसे म्यूचुअल फंड्स पे, और वो सामने आ रहा है इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में। बाकी ग्लोबल इन्वायरमेंट आपको पता ही है, हम लोग एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है और अच्छा ही नंबर आया है कि इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। उनको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखी मार्केट में तो वो अपना पैसा जो साइड पे पड़ा हुआ है उसको मार्केट में डालने से हिचकिचाएंगे नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये एक बढ़ता हुआ भरोसा है जो कि इन्वेस्टर्स का हमने म्यूचुअल फंड में देखा है। वेल, होप यही करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम ऐसा ही जो एक इंकरेजमेंट है वो रिटेल निवेशकों का देखें टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड डिफरेंट कैटेगरीज में। पर क्योंकि बात चल रही है नए फंड्स की भी, और जिस तरीके से अलग अलग थीम्स जो हैं वो एक बार फिर से प्ले आउट करती हुई नज़र आ रही है, आज हम थोड़ा सा फैक्टर इन्वेस्टिंग पर चर्चा करने वाले हैं। मैं श्वेता, सबसे पहले आपसे फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में ही समझना चाहती हूँ। हम विद इन म्यूचुअल फंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है, अलग अलग थीम्स प्ले आउट होती हैं। एक फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें तो कैसे समझें इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग को? जी, जैसे आपने कहा फैक्टर इन्वेस्टिंग काफी, अगर हम देखें तो न्यूज में रहा है, काफी फंड्स इस थीम को पकड़ के नए फंड्स हम देख रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है कि अलग अलग स्टाइल होगा, किसी का एक ग्रोथ ओरिएंटेशन का स्टाइल होगा, कहीं आप एक वैल्यू देख रहे होंगे। तो फैक्टर ये होता है कि आप एक चीज को समझें, एक पर्टिकुलर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन स्टॉक्स में निवेश करें। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मोमेंटम एक फैक्टर है। अब मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम कहता है कि आप एक डायरेक्शन में, और रिसेंटली एक ही डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव कर रही हो एट अ फास्टर पेस, तो अगर मैं उसी को स्टॉक्स के एग्जाम्पल में डालूं, तो कोई स्टॉक्स जो पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में बहुत ऊंचे चले हो, तो वहां पे एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, आप उस तरह की कंपनियों में निवेश करें। ये हो गया आपका मोमेंटम। उसी तरह वैल्यू एक दूसरा फैक्टर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो उनके फेयर वैल्यू पे, जो उनकी फेयर प्राइस होनी चाहिए, उससे वो आज के दिन पे कम के भाव पे चल रहे हैं। तो आप उस कंपनियों को आइडेंटिफाई करें जहां अच्छी वैल्यू है, कि आगे जाकर जब मार्केट उसकी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तो आप एक ग्रोथ देखोगे शेयर प्राइस में। तो वो हो गया वैल्यू एज अ फैक्टर। उसी तरह से कई फैक्टर होते हैं, आप कह रहे लो वॉलेटिलिटी, जहां उतार चढ़ाव आप कम देखते हो, कंसिस्टेंसी देखते हो। या क्वालिटी हो गई, हाई क्वालिटी, जहां कंपनी की जो एक क्वालिटी है, अर्निंग्स की पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर होते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो ये होगी कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है जहां पर आपके पास हर फैक्टर का एक फंड हो, हर स्टाइल का एक फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। लेकिन जब आप मार्केट की साइक्लिकलिटी चलती है, तो किसी साइकिल में वैल्यू अच्छा करेगा, किसी साइकिल में मोमेंटम अच्छा करेगा। तो कई बारी जब हम ट्राई करते हैं कि हम उस साइकिल को पकड़ लें, तो कोई ना कोई एक फैक्टर फंड सही हो सकता है उस समय के लिए। तो ये होते हैं ब्रॉडली फैक्टर फंड्स। तो आज पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कई सारे मोमेंटम फंड्स आ रहे हैं, या मिक्स ऑफ टू फैक्टर्स, एक लो वॉलेटिलिटी प्लस मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी। इस तरह के फंड्स हमने देखे हैं, और यहाँ पर निवेशकों का काफी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में अब बहुत सालों से, जो बहुत सालों से निवेश कर रहे होंगे, उनके पास ट्रेडिशनल लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, वैसे
तरह के फंड्स तो होंगे। अब जब उन्हें एक एक तड़का चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वो फैक्टर फंड्स की तरफ झुक रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वहां से हमें थोड़ी एक सडन एक साइकिल हम पकड़ सकते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हमें मिले पोर्टफोलियो के लिए, क्या वहां से आ सकती है। तो ये हमने मैं कहूंगी पिछले 1 डेढ़ साल में इन कैटेगरीज में काफी फंड्स आते देखे हैं। काफी एनएफओज, जब पिछले महीने भी जो एनएफओ आए हैं उसमें हमने देखे हैं करीबन 2 से 3 फैक्टर एनएफओज आए। और हालांकि वहां पर भी अच्छा एयूएम गाना हुआ है। तो इन अ नटशेल ये होते हैं फैक्टर फंड्स। एब्सोल्युटली श्वेता, जैसा आपने बताया कि फैक्टर इन्वेस्टिंग पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप ज़रूर हुई है। रोहित, इनफैक्ट आप भी इसमें बहुत अच्छे से हमें बता पाएंगे कि इफ़ यू टॉक अबाउट मोमेंटम इंडेक्स, अभी एट दिस टाइम इन पॉइंट बाजार में एक मोमेंटम फंड में इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं? व्हाई चूज मोमेंटम? देखिए, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि प्राइस मोमेंटम, इन द सेंस कि जो ट्रेंड फॉलो करना है वो प्राइस का ट्रेंड फॉलो करना है। अगर प्राइस का ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉक्स खरीदने हैं, अगर प्राइस का ट्रेंड नीचे आ रहा है तो वो जो स्टॉक्स हैं वो बेचने हैं, अगर आपके पास हैं तो ऐसे हम लोग अभी मानते हैं कि मोमेंटम होता है। बट एक दूसरी तरह का मोमेंटम भी होता है जिसके बारे में थोड़ी कम बात होती है, वो है अर्निंग्स मोमेंटम। और हम लोगों ने कोटक में एक ऐसा ही फंड लॉन्च किया है जो एक्टिव मोमेंटम फंड जरूर है, बट वो अर्निंग्स मोमेंटम पर निर्भर है। इन द सेंस कि हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स ऊपर जा रही है तो हम स्टॉक्स खरीदेंगे, अगर अर्निंग्स ऊपर नहीं जा रही है तो हम वो स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे। उससे फायदा क्या है कि आपका जो प्राइस मोमेंटम है वो तो सिर्फ एक बिहेवियरल सेंटिमेंट फैक्टर है उसके पीछे, पर जो अर्निंग्स मोमेंटम है उसके पीछे एक फंडामेंटल फैक्टर है। और नेट नेट, क्योंकि ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन बायस वगैरह नहीं होता है, तो आप आराम से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो पास डेटा पे आप देख सकते हैं कि रूल चला है या नहीं चला है। और हम लोगों ने जो टेस्टिंग की और जो उसकी वजह से हम लोगों ने पाया कि हमारा अर्निंग्स मोमेंटम का जो मॉडल था उसने प्राइस मोमेंटम से भी अच्छा किया और बेंचमार्क से भी अच्छा किया। तो वो एक चीज है जो हम निवेशकों के लिए लेकर आए हैं, और हम चाहेंगे कि निवेशक देखें, उसकी स्ट्रेटजी समझें, और उनको अगर ठीक लगा तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये हम समझ रहे हैं मोमेंटम फंड की। इनफैक्ट कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड जो एनएफओ है, 12 अगस्त तक आपके पास निवेश का मौका है। उसके तमाम जो खासियत है वो हमें रोहित समझा रहे थे। इनफैक्ट वो फंड मैनेजर है इस फंड के, सो ही नोज द इंट्रिकेसीज और जो स्पेसिफिकेशंस इस फंड के, और वाई मोमेंटम एट दिस टाइम। श्वेता, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी जिस तरीके का बाजार है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लो लेवल पर बाजार गिर रहा है, फिर करेक्शन का माहौल हमने देखा, देन थोड़ा बहुत रिकवरी भी है। क्या ऐसे बाजार में मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फायदा एक इन्वेस्टर उठा सकता है? स्वाति जी, मैं कहूंगी कि देखिए, एक निवेशक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये हो जाता है कि ना ही आप रिटर्न को की ओर देखें, पर आप जोखिम को भी एक पोर्टफोलियो में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और मोमेंटम फंड, क्योंकि वो एक फैक्टर पर ही प्ले करता है, हमने देखा है कि उसकी जो बीटा एक जोखिम का मेजर है, वो एक नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स है या किसी भी लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में वो ज्यादा पे चलता है। तो अगर निफ्टी की बीटा 1 है तो मोमेंटम फंड का बीटा आपको 1.2 के आसपास दिखेगा। और उसी तरह से ऐसा नहीं है कि मोमेंटम हर मार्केट साइकिल में अच्छा करता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं, जैन से लेके अब तक की जो मोमेंटम फंड की परफॉर्मेंस रही है, वो एक प्योर लार्ज कैप निफ्टी 50 के कंपैरिजन में काफी कम रही है। लेकिन पिछले साल मोमेंटम ने बहुत अच्छा किया। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अपना कोर पोर्टफोलियो, एक जो हर एक डाइवर्सिफाइड है, एक एक्टिव फंड का बास्केट है, जहां आपने फंड
मैनेजर पर ये छोड़ दिया है कि चाहे तो आप वैल्यू प्ले करें, मोमेंटम प्ले करें, क्वालिटी प्ले करें, हर तरह का एक स्टाइल पोर्टफोलियो में एक ब्लेंड अप्रोच है, तो उस तरह से जोखिम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपकी जो रिटर्न, एक कंसिस्टेंट रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, वो भी पोर्टफोलियो में बिल्ड हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो मार्केट को बहुत समझते हैं, उसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं और मार्केट को टाइम कर सकते हैं कि ये अब फैक्टर सही है, इसमें इस फैक्टर में अब हम एंटर कर सकते हैं, अब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, तब आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपने पोर्टफोलियो में 3-4% की एलोकेशन, या कहूंगी मैं एक 5% की एलोकेशन दे सकते हैं आज के समय में। क्योंकि हम इतनी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो पैसिव मोमेंटम फंड तो काम नहीं करेगा, बिकॉज पैसिव मोमेंटम फंड में ये भी हो जाता है कि वहां 6 महीने में एक बार वो इंडेक्स रिजिक होता है। हाँ, लेकिन अगर एक एक्टिव मोमेंटम फंड है जहां एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड हुआ है कि वो फंड मैनेजर बड़े एक्टिवली मोमेंटम को भी प्ले कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो रिक्वायर्ड चर्न है गिवन द करंट मार्केट सिनेरियो उसे प्ले कर रहे हैं, वाइल नॉट मिसिंग आउट ऑन द रूल ऑफ मोमेंटम, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो पैसिव मोमेंटम फंड तो मैं कहूंगी किसी के पोर्टफोलियो में आज के दिन पर आप ना रखें, और एक डाइवर्सिफाइड एक्टिव पोर्टफोलियो हो तो वो बेहतर होगा। विद इन दैट, अगर कोई एक्टिव मोमेंटम फंड है जहां वो एक ट्रैक रिकॉर्ड फंड मैनेजर ने बिल्ड किया हुआ है कि उसे बहुत अच्छे से रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस एक्टिवली चेंज कर रहे हैं, बिकॉज जो मार्केट है वॉलेटाइल है, और इस समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि उन कंपनियों को आप ज्यादा नजदीक से देखें और ज्यादा एक्टिवली उसे मॉनिटर करें, तो वो एक छोटी एलोकेशन हो सकती है, बट नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली। रोहित, एक बात बताइए, आप कौन से इन्वेस्टर्स को अभी अपना एक प्रोबेबल इन्वेस्टर बेस मान रहे हैं? बिकॉज है तो ये थीमेटिक कैटेगरी में ही, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए एट दिस मोमेंट एक मोमेंटम फंड को, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, एंड कितने टाइम के लिए एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? देखिए, अगर प्राइस मोमेंटम की बात की जाए तो ये रिस्क और क्या कहते हैं उसमें जो उतार चढ़ाव है वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और वो रीज़न उसका ये है कि उसका जो पोर्टफोलियो होता है वो एक तरफ बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा स्क्यू हो जाता है। तो जैसे अगर बैंकिंग चल रही होगी तो उसमें 50% के करीब बैंकिंग हो जाएगी, और अगर मतलब आईटी चल रहा होगा तो उसी तरीके से आईटी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका ऐसा पोर्टफोलियो है जो डाइवर्सिफाइड है, जैसे हम लोगों का जो बैक टेस्ट थे उसमें हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड था, और एज फार एज कैप साइजेस आर कंसर्न वर्चुअली 60% मिड कैप था और 40% लार्ज कैप था। तो वो ऐसी कॉम्बिनेशन अगर है आपकी, तो वो सिर्फ एक्टिव प्राइस मोमेंटम पर नहीं खेल रहे, आप किसी और चीज पे भी खेल रहे हो। और अगर किसी भी निवेशक को देखना है कोई फंड, तो मेरे हिसाब से उसके पास हमारे बैक टेस्ट हैं देखने के लिए कि हमने कौन से सिनेरियो में खराब किया है, कौन से सिनेरियो में अच्छा किया है। और वो देखेंगे कि जब भी रिस्क था, चाहे वो 2016-18 कोविड का समय या अभी का भी मार्केट फॉल, तो हमारा फंड जो है वो इंडेक्स के आसपास ही रहा है इवन इन द मार्केट फॉल्स। और अच्छे टाइम में अल्फा सिग्निफिकेंट रहा है, क्योंकि जैसे 12 साल का जो हमने बैक टेस्ट किया उसमें 8 साल में अल्फा तकरीबन 10% था। अल्फा मतलब आउट परफॉर्मेंस वर्सेस द इंडेक्स। और 4 साल में जो अंडर परफॉर्मेंस था वो 4% था। तो एक तो जितना गिरा वो भी कम था बढ़े के कंपैरिजन में, और ज्यादा टाइम बढ़ा कम टाइम गिरा। मेरे हिसाब से ये फंड किसी के लिए भी अच्छा है जो थोड़ा सा मतलब जिसका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट फ्रॉम अ लार्ज कैप रिस्क पर्सपेक्टिव, जो थोड़ा सा मिड कैप भी लेना चाहते हो, वो ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, या इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, या क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी में बहुत उतार चढ़ाव वगैरह कुछ हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो वैसे भी प्रिंसिपल तो वही अप्लाई होता है, आपका गोल क्या है,
आपके पास उस थीम या फिर उस कैटेगरी का फंड है कि नहीं है, कितनी ज़रूरत है आपको ऐसे फंड की, वो अपने लिए आप तय कीजिए और उसके बाद ऐसे किसी फंड में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके रिस्क को समझकर। पर तमाम जो इसके और बारीकियां हैं वो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज हमें समझाई हैं। रोहित, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एंड थैंक यू सो मच श्वेता, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।